अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। झाम सिंह मंदिर गुड्डी मलकापुर, 22 साल आग और हिफाजत के सवालात और फिर जवाबात। अगर कोई इमरजेंसी हो तो उनके पास कितनी एहतियाती तदाबीर मौजूद है। मैं गुड्डी मलकापुर में रहता हूँ। गुड्डी मलकापुर की जाम सिंह टेम्पल में 15 साल से दुकान लगाते हैं पटाखों की। बस फायर वालों की सेफ्टी ले लेते हैं, पुलिस का परमिशन ले लेते हैं, पूरा परमिशन लेके लगाते हैं। अब ये साल जो इंसिडेंट हुआ तीन दिन पहले, हाँ, उसके बारे में बोलो आपको। नहीं वो तो फायर इंसिडेंट तो हुआ, लेकिन वो प्रिकॉशंस लेके लगाते हम लोग। कितने साल से लगा? हम 15 साल से दुकान चला रहे हैं। 15 साल से यही ग्राउंड में लगाते। कितने लोग काम करते हैं? हमारे पास घर फैमिली मेम्बर्स रहते, काम वाले कोई भी नहीं रहते। छोटे छोटे बच्चे बड़ों का सहारा लेके पटाखे फोड़ना, बस छोटे बच्चे डायरेक्ट नहीं फोड़े तो अच्छा है। वालों का बहुत अच्छा है बिहेवियर। सेफ्टी वाले आके गए फायर से भी आके गए, पुलिस से भी आके गए, GHMC वाले भी आके गए, तलक का 3-4 बार आके गए सब ऑफिसर। भाई मेरा नाम है तो क्रांति कुमार है। हमारा शॉप का नंबर है 33 नंबर सीरियल नंबर। अपना शॉप का नंबर 33 नंबर है। पुलिस वालों का जो है देखना, इंटीमेशन देना, जो भी है अप टू डेट कर रहे पुलिस वाले तो। और फायर वाले भी कंपल्सरी चेकिंग कर रहे। बगैर चेकिंग कोई कौन सो रहे रात में, कौन है, क्या नाम है, क्या कर रहे, वो पूरा इंडिविजुअल तो पूरा देख रहे, कंपल्सरी देख रहे। और पुलिस वाला ट्रैफिक वाला तो इस बार तो कंपल्सरी थोड़ा अच्छा उनका जो काम है ना, अच्छा लगा मेरे को तो इस बार। आ रहे हैं कंपल्सरी आ रहे। वो CI आ रहा, परसों तो CI आया था, परसों कल CI आया था। आज सुबह में SI आया के 2 बार चेक करके गए। कांस्टेबल कंपल्सरी पहले लाइसेंस बताओ बोले, उसके बाद क्या नाम है, कौन है, इंचार्ज कौन है, इनका लाइसेंस किनका नाम है, और क्या क्या सेफ्टी यूज़ कर रहे हैं आप लोग, कंपल्सरी बताओ बोल के बोल रहे। अप टू डेट बोल रहे। वो भी पानी है नहीं है, पानी कंपल्सरी दिखाना, फायर सिलेंडर है नहीं है, फायर सिलेंडर दिखाना कंपल्सरी दिखा रहे। जो भी है सेफ्टी प्रिकॉशन कंपल्सरी कर रहे हैं हम लोग। हाँ कंपल्सरी आ रहे, कंपल्सरी है। गुड्डी मलकापुर PS का नाइट पे बोलते हो। कल में देखो, कल के दिन में तो 12 बजे के बाद आए से हम लोग 1 बजे बंद करे, 12 के बाद आए से हम लोग। नहीं उतना आइडिया तो नहीं है, होगा। हमारा पूरा 40 स्टॉल है ये पूरे ये जाम सिंह टेम्पल में। 40 स्टॉल, पूरा 40 स्टॉल है, पूरा 40 दुकान है। रहता हूँ एक 2-2.5 लाख का तो कंपल्सरी रहता हूँ मिनिमम एक का। मेरा नाम नवीन कुमार है। झांसी रानी के मंदिर कने है। 10 साल से लगा रहे, 10-15 साल से लगाते हैं। है सिलेंडर है, पानी मिल रही थी सुबह सेफ्टी के लिए। हाँ ऑफिसर्स आके चेक भी कर रहे जी, आ रहे पुलिस वाले आ रहे, आके चेक करके जा रहे, फायर सेफ्टी वाले आके चेक कर रहे। हम कने 8 जने पूरे। हाँ मेरा नाम नवीन है। 15 साल से लगा रहे, 15-20 साल से। हाँ आके जा रहे गवर्नमेंट वाले। हाँ फायर स्टेशन वाले आके चेक करके जा रहे। हुकूमत की नई स्कीम आज से खून की ज़रूरत के लिए हिंदुस्तान का खुसूसी नंबर 104 बन गया है। ब्लड ऑन कॉल है। इस सर्विस को इस नंबर कॉल पर करने के बाद खून 4 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर के दायरे में पहुंचा दिया जाएगा। चार्जेस रुपए 450 फी बोतल और 100 रुपए बराए मेहरबानी। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ग्रुपों को इस सहूलत के जरिए बचाया जा सकता है। अंबेडकर नगर और सैफाबाद लाइनों की तबाहशुदा सड़कों का नामपल्ली के MLA माजिद हुसैन ने दौरा करते हुए मुआयना किया और हालात का जायजा लिया। हमारे मुकामी कॉरपोरेटर आरिफ भाई साहब और तमाम इब्तदाई सदूर मोतमदीन रेडिस डिवीज़न के हमने अंबेडकर नगर और यहाँ CBI क्वार्टर्स का हमने पूरा सैफाबाद लाइन्स का हमने तफसीली दौरा किया और यहाँ पे जो रोड्स डैमेज है उसका मुआयना किया। इंशाअल्लाह ताला मैंने फ़ौरन अहदेदारों को ये नोट दिया है। इंशाअल्लाह दीपावली के फौरी बाद यहाँ के जो डैमेज रोड्स है उसका काम हम शुरू कराएंगे। एक यहाँ पे रोड है जो अंबेडकर नगर में जो करीबन 13.5 लाख की सैंक्शन हो चुकी है, एजेंसी भी आ गई है, उसका भी इमीडिएट तौर पे काम शुरू कराया जाएगा और वहाँ के अंबेडकर नगर के तमाम लोगों को सहूलत देने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे।
आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट वेब ने कहा, हरीश राव का ख्वाब है कि अगर आप इंतखाबात होते हैं तो उन्हें 100 सीटें मिल जाती है। क्या आप भूल गए हैं कि 2 माह कबल होने वाले इलेक्शन में आपकी जिंदगी में क्या हुआ था? क्या तुमको शर्म नहीं आती अगर तुम बगैर जमा पूंजी के भी हार जाते हो? अगर लोग आपको सिफर कर दे और फेंक दे तो क्या आप फिर से भरोसा कर सकते हैं? आपको दोनों इलेक्शन में अवाम ने हराया है। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में आप सबको रियासत से निकाल दिया जाएगा। तेलंगाना के लोग केसीआर का चेहरा दोबारा कभी नहीं देखेंगे। अगर अवाम इसे अपोजिशन लीडर बनाने के लिए वोट दे तो वो फार्म हाउस में परवान चढ़ेगा। लोग फार्म हाउस में बेटे और भाभी की बुराइयां देख रहे हैं। अगर हमें दोबारा इख्तियार में लाया गया तो तेलंगाना मंशियात की राह में रुकावट बन जाएगा। हैदराबाद में भंग की काश्त की सूरत हाल होगी। आप कहते हैं कि हमारे वज़ीर आला काबीना में तोसी नहीं कर पा रहे। क्या हरीश राव भूल गए हैं कि केसीआर की दूसरी बार जीतने के बाद उन्होंने 3 माह तक वजीरों के बगैर हुकूमत की थी? अगर आपको वजीर का ओहदा ना दिया गया तो आप फार्म हाउस में रोते हुए बढ़ेंगे। हमारे वज़ीर आला को मालूम है कि कब क्या करना है। आपको और आपकी पार्टी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी रेवंत रेड्डी की कुर्सी कुछ भी नहीं है। इस कुर्सी को छूने के लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ये मत भूलना कि ये रेवंत रेड्डी ही थे जिन्होंने तुम्हारे चचा की कुर्सी घसीट कर फार्म हाउस में सोई थी। और इसके अलावा भी चेक करेंगे क्या आपकी कुर्सी है या फिर नहीं। हमारे वज़ीर आला कोई भी खेल खेल सकते हैं। ये हमारा रेवंत रेड्डी है जो आपको और आपके चचा को एक खेल खेलने पर मजबूर करता है। रियासत में कांग्रेस पार्टी दोबारा जीत गई। रेवंत रेड्डी दोबारा वज़ीर आला जरूर बने। ఇప్పుడు ఎన్నికలు పెడితే 100 సీట్లు వస్తాయని చెప్పి కలలుగంటున్న హరీష్ రావు గారిని ఒక మాట అడుగుతా ఉన్నాను. మీ భ్రమలు వీడండి అని 10 మాసాల క్రితం జరిగిన ఎన్నికల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు మిమ్మల్ని ప్రతిపక్షానికి కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చే విధంగా ఆ తదుపరి అందరూ కలిసి ముఖ్యమంత్రిగా శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఎన్నుకున్న తదుపరి ప్రజా బాహుళ్యంలోకి కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టే కార్యక్రమాలు వెళ్లి ఇటీవల జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మిమ్మల్ని సున్నాకే పరిమితం చేసినటువంటి సందర్భంలో మళ్లీ ఇప్పుడు ఎన్నికలు పెడితే 100 సీట్లు వస్తాయని చెప్పని ఈ భ్రమలు ఈ కలలు అంటే మిమ్మల్ని మీరు మాట్లాడితే ఈ ప్రభుత్వమైన విమర్శలు తప్ప ఈర్ష్యాభావమే తప్ప ప్రజలకు సంబంధించి ప్రతిపక్ష నేతగా ప్రతిపక్ష నాయకులుగా మీకు అవకాశం ఇచ్చి అక్కడ సూచన చేయమంటే కేసీఆర్ గారు ఇంటికే పరిమితం, ఫామ్ హౌస్ కే పరిమితం. అసెంబ్లీ నడిచినప్పుడు బడ్జెట్ ప్రసంగం జరుగుతూనే ఉంది. మరి వెళ్ళిపోయిన తీరు एजाजी कानून साजों, कानून साज कौंसिल के अराकीन और साबिक अराकीन की सहूलत के लिए नए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तश्कील से मुतालिक एक जायजा इजलास आज कानून साज असम्बली की इमारत में वाक़ स्पीकर के चैम्बर में मुनक़िद हुआ। तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली के सदर मिस्टर प्रसाद कुमार, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन मिस्टर सुकेंदर रेड्डी, रियासत के नायब वज़ीर आला और इसके अलावा कानून साज उमूर के वज़ीर श्रीधर बाबू प्रकाश मदिराज, कानून साज सेक्रेटरी डॉक्टर राजा और दीगर मौजूद थे। वी नरसिम्हा, महकमा सयाहत या नदी प्रकाश रेड्डी और महकमा सड़क व इमारत के अफसरान। मीटिंग में राय दी गई है कि आदर्श नगर न्यू MLA क्वार्टर्स का मुकाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तामीर के लिए मौजूद होगा और इसके अलावा स्पीकर, चेयरमैन वज़रा ने महकमा R&B के अफसरान को जल्द डिज़ाइन बनाने का हुक्म दिया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी और वज़ीर श्रीधर बाबू ने लेजिस्लेचर सेक्रेटरी को तजवीज़ दी है कि वो राजस्थान और दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब्स की कारकर्दगी का जायजा ले और रिपोर्ट पेश करे। डिप्टी और इन्होंने कहा है कि लेजिस्लेचर सेक्रेटरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को बतौर सोसाइटी रजिस्टर करने का हुक्म दिया है। स्पीकर प्रसाद कुमार ने तजवीज़ पेश की है कि तेलंगाना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को मुल्क में एक मॉडल होना चाहिए जिसमें तमाम सहूलियात आर्किटेक्चर फॉर्मों के जरिए डिज़ाइन किया जाए। महकमा इत्तलात के एडिशनल डायरेक्टर नागैया काम्बले ने कहा है कि अफसरान ने मुलाजमीन के ताउन से अपने काम के फ़राइज़ कामयाबी के साथ अंजाम दिए हैं। इस वक्त इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हेड ऑफिस में एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे नागैया काम्बले बुध को रिटायर हो गए। इस मौके पर महकमा इत्तलात के साबिक कमिश्नर हनुमंत राव, मौजूदा कमिश्नर हरीश और अफसरान मुलाजमीन ने हैदराबाद
स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर में उन्हें एजाज से नवाजा है। इस मौके पर मुनाकिदा प्रोग्राम में महकमा इत्तलात के एडिशनल डायरेक्टर नागैया कामले ने कहा है कि अपनी 39 साल जिंदगी में उन्होंने डिवीजन के सिविल रिलेशन ऑफिसर से लेकर मुख्तलिफ अजला में एडिशनल डायरेक्टर तक मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कीम्स को आवाम तक पहुंचाने के लिए हुकाम और मीडिया आपस में तालमेल बनाकर आगे बढ़ रहे। INPR कमिश्नर हरीश ने कहा, महकमा इत्तलात में तवील अरसे तक फराइज की अंजाम दही में बहुत से उतार चढ़ाव और सख्त हालात का सामना करने के बाद मुलाजमत के जिम्मेदारों को कामयाबी से मुकम्मल करना बड़ी बात है। बगैर किसी इल्जाम के सरकारी स्कीम्स की वसी पैमाने पर तशहीर करने पर उनकी तारीफ की गई है। उन्होंने कहा है कि महकमा इत्तलात के लिए दी जाने वाली खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई तजावीज़ दरकार हो तो महकमा से राब्ता करें। FD CED किशोर बाबू, ज्वाइंट डायरेक्टर DS जगन और वेंकटा रमन्ना, D श्रीनिवास, डिप्टी डायरेक्टर्स प्रसाद हाशमी, महकमा इत्तलात के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की थी। रियासती तालीम और IT इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने सेल्स फोर्स के सदर श्रेणी एग्जीक्यूटिव नायब सदर रमेश रागनी से मुलाकात की। वजीर ने उन्हें रियासत में सरमायाकारी के मौके के ऑप्शंस के बारे में बताया। वो कस्टमर्स की वजाहत करते हैं। क्लाउड बेस्ड हल रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आलमी रहनुमा है। गाहक के तामीलात, सेल्स और सर्विस ऑपरेशंस को मुनज़्ज़म करने के लिए बाख्तियार बनाते हैं। इसने दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की है। सेल्स फोर्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, अपडेट एप्लीकेशंस में पेशरफ्त कर रही। इस साल अक्टूबर तक सेल्स फोर्स की मार्केट कैप 224.14 बिलियन थी, जबकि आमदनी $36.46 बिलियन थी। सेल्स फोर्स के सदर श्रेणी और नायब सदर रमेश रागनी ने कहा, वजीर लोकेश ने कहा, हमारा मकसद ई गवर्नेंस और क्लाउड टेक्नोलॉजीज को AI और पब्लिक सेक्टर में मौसर तरीके से इस्तेमाल करना है। हम रियासत भर से चलने वाली AN सोल्यूशन, CRM में खदमात, स्मार्ट सिटी इक़दामात को नाफिज करने के लिए सेल्स फोर्स का ताउन चाहते हैं। विशाखापट्टनम में एक R&D सेंटर कायम करे जो डेटा सर्विस सेक्टर के लिए कम मिसाली माहौल पैदा करेगा। उन्होंने AP में सरमायाकारी के मामले को देखने को कहा। सेल्स फोर्स के आला ओहदेदारों ने कहा है कि वो आंध्र प्रदेश हुकूमत की तजावुज़ात पर अपने साथियों के साथ तबादले ख्याल करेंगे और कोई फैसला जरूर लेंगे। वजीर मुमलिकत बराए तालीम IT इलेक्ट्रॉनिक्स नारा लोकेश गूगल हेडक्वार्टर का दौरा करते हुए और कंपनी के नुमाइंदों से बात करते हुए देखे गए हैं। BRS नमस्ते तेलंगाना त्यौहार के दिन भी हुकूमत के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा फैला रहा। करण कुमार रेड्डी, जिन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर CM रेवंत रेड्डी और DGP को ट्वीट किया, MP चमाला झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मैगजीन के खिलाफ कार्रवाई करे। और इसके अलावा मेंबरान पार्लियामेंट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और DGP जितेंद्र को ट्वीट किया है कि वो रोजनामा नमस्ते तेलंगाना के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करे, जिसने बगैर किसी सबूत के एक बेबुनियाद खबर लिखी थी। FIR दर्ज करके तहकीकात की दरख्वास्त की गई है। उनका कहना था कि वो मीडिया की आज़ादी में रुकावट डालकर लोगों को तवज्जो हटाने और ऐसी झूठी खबरों को शाये होने से रोकने और झूठी खबरें शाये करने वाले मैगजीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए इसी और ऐसी खबरें लिख रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मकसद हैदराबाद के मशरकी हिस्से को कांग्रेस पार्टी के साथ एक शानदार शहर के तौर पर तैयार करना है, जो कि दियानतदारी के साथ हुकूमत कर रही है। और इसके अलावा तरक्की जो पहले 10 सालों से हुकूमत करने वाली BRS के दौर में नहीं हुई, इन 10 महीनों में हमारी हुकूमत करते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकी। मुतालिबा किया गया है कि इस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मैगजीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हुकूमत को बुरा भला कहा। उन्होंने कहा है कि वो रुक गए क्योंकि आज त्यौहार है, वो कल तहरीरी शिकायत दर्ज करवाएंगे। కూడా భాగస్వామ్యుడు అని వాళ్ళెవరో చెప్పారు, వాళ్ళకు ఏమని మళ్ళీ దాంట్లో ఈ విషయాలు సదరు ప్రవీణ్ రెడ్డి రైతులకు స్వయంగా చెప్పినట్టు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలిసిందని రాశారు. సో నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, మీరు ఒక పేపర్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏదైనా రాసేటప్పుడు అథెంటిసిటీ ఉండాలి. సరే, నా పేరు రాయలేదు, కాకపోతే ఆ పార్లమెంటుకు సంబంధించినటువంటి ఎంపీగా, ఈ మధ్య విదేశాలకు వచ్చినటువంటి ఎంపీగా నేనే ఎందుకు అంటున్నా అంటే, మీరు ఈ ఆర్టికల్ రాసి గవర్నమెంట్ ని నిందల పాలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో నేను ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని, తెలంగాణ DGP గారిని దీని మీద ఎంక్వైరీ చేయమంటున్నా. ఎందుకంటే ప్రజలకు వాస్తవంగా చిత్తశుద్ధి ఉన్న పాలనను అందియాలన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫోర్త్ సిటీని తీసుకొచ్చి ఒక మంచి నగరంగా, ఈ రోజు హైదరాబాద్ నగరంలో
ఈస్ట్ సైడ్, వెస్ట్ సైడ్ బాగా డెవలప్ అయింది, ఈస్ట్ సైడ్ డెవలప్ కావాలి, ఈస్ట్ సైడ్ కూడా డెవలప్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని महेश कुमार गौड़ और साबिक एमपी बी हनुमंत राव एमपी अनिल यादव ने गांधी भवन में इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश और सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर फूल चढ़ाए हैं। ट्रांसपोर्ट और बीसी की बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर ने कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव के साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म आन जहानी मोहतरमा इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर इंदिरा गांधी का मुजस्समे पर फूलों की चादर चढ़ाई। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि इंदिरा गांधी को हिंदुस्तानी जमहूरियत में बहुत सी इस्लाहात करके और अवामी बहबूद के फैसले से लेकर इस मुल्क के अवाम की माँ के तौर पर याद किया जाता है। आज भी कांग्रेस पार्टी इंदिरा माँ को खराज तहसीन पेश कर रही है, जो तमाम हुकूमतों के लिए इंदिरा माँ की हुक्मरानी की पैरवी के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़ी है। इंदिरा गांधी का आइडियल ये है कि किस तरह आज के नौजवान बिलखुसूस खवातीन को खुद एतमादी खोए बगैर अपने मुतल्लिका शोबों में पेशा वाराना होना चाहिए। इसके लिए एक बार फिर इंदिरा माँ जैसा लीडर इस मुल्क के नौजवानों की तरफ से दी गई तहरीक है। इंदिरा गांधी की रूह एक आलमी सतह की रहनुमा है, जिसने कौमी इत्तेहाद के तमाम पहलुओं को तरजीह दी और तरक्की के लिए पूरी फिक्र की है। कांग्रेस की जानिब से हैदराबाद कांग्रेस इंदिरा गांधी को खराज अकीदत पेश कर रही है, जिन्होंने सबसे तवील अरसे तक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए हैं। ప్రజాహిత నిర్ణయాలు తీసుకొని ఈ దేశ ప్రజల్లో అమ్మగా ఈనాడు కూడా అన్ని ప్రభుత్వాలు ఇందిరమ్మ పాలన తేవాలనే ఆదర్శంగా తీసుకునేటువంటి చిరస్థాయిగా నిలిచినటువంటి ఇందిరమ్మకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులంగా అందరం నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజున యువత ముఖ్యంగా మహిళలు ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోకుండా ఏ విధంగా తమ తమ రంగాల్లో ధైర్యంగా వృత్తిపరంగా వ్యవహారపరంగా ఉండాలో ఇందిరాగాంధీ గారు అందరికీ ఆదర్శం. అందుకే మరొకసారి ఇందిరమ్మ లాంటి నాయకురాలు ఇందిరాగాంధీ గారు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి ఈనాటి దేశ యువత అందరూ కూడా ఆచరణ తీసుకొని దేశ ఐక్యత కొరకు కావచ్చు, జాతీయ భావం కావచ్చు, అభివృద్ధి కావచ్చు, పేదల పట్ల పూర్తిగా శ్రద్ధ కావచ్చు, అన్ని రకాల అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారు మరి పూర్తి ప్రపంచ స్థాయిలో నిలిచినటువంటి నాయకురాలిగా మన భారతదేశ అత్యధిక కాలంగా ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారికి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పక్షాన, హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ పక్షాన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరూ కూడా నివాళులు అర్పిస్తా ఉన్నారు. कर्नाटक और तेलंगाना की रियासतों में सनसनीखेज फतोहात दर्ज करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में भी कामयाबी हासिल की और जुनूब में कंट्रोल हासिल करने के लिए सख्त मशक कर रहे हैं। पार्टी ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक सरगर्मी वज़ा की है कि सेट एडजस्टमेंट के मामले पर शरीक जमातों के साथ तालमेल में कोई इख्तलाफ न हो। इस हद तक कि AICC के मुबस्सिर के तौर पर मुकर्रर करदा सीनियर कांग्रेस कायदीन रियासती आबपाशी और शहरी सप्लाईज के वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी और सचिन पायलट ने बुध को नांदेड़ महाराष्ट्र में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की और इंतखाबी रोड मैप पर लीडर के साथ कायदीन को हिदायत दी है। कांग्रेस पार्टी जो पहले ही रियासतों तेलंगाना कर्नाटक में सनसनीखेज फतोहात दर्ज कर चुकी है, उन्होंने महाराष्ट्र में भी अपने साथी जमातों के साथ कामयाबी हासिल की है और जुनूब में बीजेपी की जारहियत को रोकने के लिए सख्त कोशिशें शुरू कर दी है। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी और सचिन पायलट जो कि नांदेड़ में मुनक्किदा कोऑर्डिनेशन मीटिंग में बतौर मुबस्सिर किए गए थे, उन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के साबिका शान हासिल करने के लिए रहनुमाई की है। पीसीसी जनरल सेक्रेटरी ने कहा, बीआरएस और बीजेपी ने तशवीश का इजहार किया है कि SC, ST, BC और अक़लियतों को ग्रुप 1 मीन्स के लिए गैर मुनसिफाना तौर पर मुंतखब किया गया है। उन जमातों ने बेरोजगारों को प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया और हुकूमत पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। बीजेपी और बीआरएस दोनों ने नंबर 29 पर मुख्तलिफ तबसरे किए हैं। उन्होंने कहा है कि SC, ST, BC से क्वालिफाई किया गया है। कहा गया है कि अवामी हुकूमत बहतान तराशी की जो जियो 29 से गरीब और कमजोर तबके को नुकसान पहुंचेगा। अब दोनों जमातें क्या जवाब देगी? दोनों पार्टियों ने कांग्रेस हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की है। हमारी एक ऐसी हुकूमत है जो SC, ST, BC की हिफाजत करती है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश की। बीआरएस और बीजेपी पार्टियों को बेरोजगारों में गलत फहमियां पैदा करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। TGPSC గ్రూప్ 1 ప్రిలిమినరీలో క్వాలిఫై అయినటువంటి అభ్యర్థుల విషయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీ జియో నెంబర్ 29 మీద పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గలాట క్రియేట్ చేసి ఏకంగా నిరుద్యోగులు గందరగోళం క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసింది. భారతీయ జనతా పార్టీ దానికి కొంత బాడీరు. కానీ
నిన్న టీజీపీఎస్సీ మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ పూర్తి కావడంతో టీజీపీఎస్సీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు ఎంతమంది క్వాలిఫై అని చెప్పేసి చాలా స్పష్టంగా ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత 31,383 మంది మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయితే అందులో అన్ని పేపర్లు రాసిన వాళ్ళు 21,075 మంది. అదే కాకుండా ఇందులో ఎస్సీలు ఎస్టీలు బీసీలు ప్రధానంగా బీసీలు 54.19%. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, मिनिस्टर कोमाती रेड्डी वेंकट रेड्डी और एमएलए राज ठाकुर ने आन-जहानी वज़ीर-ए-आज़म आन-जहानी इंदिरा गांधी और साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म आन-जहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जुबली हिल्स पर वाक़ई रिहाइशगाह पर फूल चढ़ाए और खराज अक़ीदत पेश किया है. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनकी वफात के मौके पर खराज अक़ीदत पेश किया. मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाली इंदिरा गांधी की तारीफ की गई. उन्होंने याद किया कि इंदिरा गांधी ने मुल्क की तरक्की और गरीबों की बेहतरी के लिए रॉयल्टी के खात्मे, बैंकों को कौमियानी और 20 उसूली प्रोग्राम जैसे इनकलाबी फैसलों के साथ कितना काम किया. उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत आन-जहानी इंदिरा गांधी की रूह पर काम करती है. टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौर ने गांधी भवन में जात पात की गिनती पर कांग्रेस पार्टी की एक अहम मीटिंग की सदारत की है. मेहमान खुसूसी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और रियासती हुकूमत के मशीरान जनाब शब्बीर अली ने वज़रा के साथ शिरकत की. छाती के कैंसर और जल्द तशखीस की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए राजभवन को गुलाबी रंग में रोशन किया गया. अक्टूबर में आलमी सतह पर मनाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर बेदारी के महीने में तारीखी राजभवन कॉम्प्लेक्स को गुलाबी रंग में रोशन किया गया. ये इक़दाम उषा लक्ष्मी ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन ने गवर्नर श्री जिष्णुदेव वर्मा की मंजूरी से किया है. गवर्नर वर्मा ने कैंसर के इलाज में जल्द पता लगाने के अहम किरदार पर जोर दिया. छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही को फरोग देने के लिए बाकायदा कोशिशों पर जोर दिया गया है. उन्होंने डॉक्टर रघुराम और उषा लक्ष्मी फाउंडेशन की छाती के कैंसर की तालीम और मदद के जरिए जान बचाने के लिए उनकी लगन की तारीफ की है. मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर मोहन नायडू ने कहा है कि खूबसूरत श्रीकाकुलम की तामीर में सभी को हिस्सा लेना चाहिए. बुध की शाम मरकजी वजीर ने शहर की 2 कॉलोनी में वाक़ डायमंड पार्क, सीएम कॉलोनी, जन्मभूमि पार्क, आर्ट्स कॉलेज के सामने, नीले टैंक के पीछे ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क, नागावली रिव्यू पार्क और दीगर पार्कों का दौरा किया. इस मौके पर मुतल्लिका पार्कों में काम करने वाले अमले को हिदायत दी गई. उन्होंने रीडिंग रूम का दौरा किया और देखा कि तलबा और बुजुर्गों को दरकार किताबें और रिसाले मिल रहे हैं या फिर नहीं. उन्होंने वजाहत की है कि श्रीकाकुलम शहर को मुकम्मल तौर पर सयाहती मुकाम के तौर पर तैयार किया गया है और लोगों को तफरीह फराहम करने के लिए पार्क तैयार किए गए हैं. नेज अमले को मशवरा दिया गया है कि वो पार्कों में हरियाली को यकीनी बनाए. उन्होंने कहा है कि पार्कों में बच्चों के खेलने के लिए आलात निस्ब किए जाए. उन्होंने कहा है कि वो पीएम कॉलोनी में जन्मभूमि पार्क की तामीर के तजावुजात पर गौर करेंगे जो पहले टीडीपी के दौरे हुकूमत में पत्थर की तख्ती से बिछाई गई थी. इस प्रोग्राम में तेलुगु देशम कायदीन ने शिरकत की. सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के पेश नजर भैंसा में पुलिस की जानिब से राष्ट्रीय एकता दिवस प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार IPS की क़यादत में टाउन सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ और RI रामाकृष्णा व दीगर पुलिस अमले ने अमन का अहद लिया. बादशाह शहर के अहम इलाकों में फ्लैग मार्च का भी एहतमाम किया गया. चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है. जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को कहा है कि हर एक को इस हकीकत को कबूल करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक मरकज के यौम के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है. उनका तबसरा तासीस के मौके पर मीडिया से बातचीत में आया है. तंजीम 9 के एक्ट 2019 के साथ मुवाफ़क़त करने में घटा दिया गया है. इसके लिए जब साबिक़ा रियासत कौर इसके इत्तेहादी था क्योंकि हुक्मरान बशमूल कांग्रेस तकरीबात से दूर है. जुमेरात में तंजीम 9 की 5वीं UT को जम्मू कश्मीर की सालगिरह मनाई गई थी. चीज़ों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के वादे के मुताबिक शक्ल इख्तियार कर ली कि वो पहले हदबंदी, फिर असम्बली इख्तियारात और फिर मुनासिब वक्त पर रियासत में UT का दर्जा दे. फिलहाल जम्मू कश्मीर एक और सबको इस हकीकत को कबूल करना चाहिए. जम्मू कश्मीर एक बार फिर एक रियासत बन गया
हम इस दिन को भी मनाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर हुक्मरान पार्टी की अदम शिरकत के बारे में एक सवाल किया है। एनसी के तर्जुमान और एमएलए तनवीर सादिक ने बुध के रोज ऐलान किया था कि उनकी पार्टी से कोई भी एसकेआईसीसी में यूटीडी तकरीब में शिरकत नहीं करेगा क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को इसके तौर पर कबूल नहीं करता है। चीफ मिनिस्टर उमर लीडरों के साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में बयान किया और उनके दोहरे किरदार की अक्कासी करता है। एलजी ने कहा है कि पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन में ताखीर की वजह से पंचायती इंतखाबात नहीं हो सके और ये कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर ने तरक्की और अमन की नई बुलंदियों को छुआ है। सड़कों से लेकर ट्रेन से लेकर अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक तरक्की नजर आती है। बैरूनी सरमायाकारी जल्द ही 20,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए तक जाएगी। JNK बैंक को कर्ज से निकाला गया था और आज ये बैंक मुनाफा कमाने वाला इदारा है। हर जरूरतमंद को कर्ज देता है और आज ये एक अवामी बैंक है जो कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से गुज़िश्ता 5 सालों में जम्मू कश्मीर ने अमन और खुशहाली के साथ आगे बढ़ा। लाल चौक की शिनाख्त बदल गई और आज ये किसी और चीज के लिए मशहूर है। पुलवामा चौक दहशतगर्दी मुखालिफ मुजाहरों और मोमबत्ती मार्च का गवाह बन गया है। जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी की जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश है। वक्त दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी से पाक हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए अमन जरूरी है। कुछ लोग पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इश्तियाल अंगेज बयानात से बाज रहे, जैसा कि ये बहुत बड़ी कोशिशों के बाद था कि आज जम्मू कश्मीर एक पुरअमन जगह है। उन्होंने कहा एनसी और कांग्रेस ने कहते हुए जुमेरात की तकरीबात से दूर रहने का फैसला किया है कि आर्टिकल 370 2019 के जो कुछ भी हुआ वो दर्ज मनसूखी और जम्मू कश्मीर के गैर आईनी अखलाकी था। साबिक एमपी हनुमंत राव के चेयरमैन BR नायडू को मुबारकबाद दी गई है। VH ने तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों के सिफारिशी खतूत को TTD का दौरा करने की इजाजत देने को कह दिया है। भारत को मुत्तहिद करने वाली शख्सियत सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के मद्आहिन के तौर पर भी जाना जाता है, उनकी यौम पैदाइश को कौमी इत्तेहाद एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जिला SP गौस आलम की हिदायत पर जुमेरात के रोज जिला पुलिस हेडक्वार्टर में कौमी यौम इत्तेहाद मनाया गया और कौमी यकजहती, सालमियत, सलामती को बरकरार रखने का हलफ लिया गया। जिला एडिशनल SP ऑपरेशन B सुरेंदर ने बतौर मेहमान खुसूस शिरकत करते हुए वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला एडिशनल SP ऑपरेशन B सुरेंदर ने आजादी के बाद हिंदुस्तान को एक मुत्तहिद मुल्क बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों को नाकाबिले बयान करार दिया। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने जो फैसले लिए हैं, इसके लिए उन्हें हिंदुस्तान का मद्आहिन बना दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पटेल ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद के अलावा मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला के तौर पर भी आज़ाद हिंदुस्तान की खिदमत की। उन्होंने कहा है कि मुल्क के कई मसाइल को अपने तरीके से हल करने वाले पटेल इत्तेहाद के तसव्वुर की अलामत है और हम सबको ऐसे बुजुर्गों को रोल मॉडल के तौर पर लेने और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने की जरूरत का मशवरा दिया गया है। मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नज़ीर अहमद ने कहा कि आए दिन शरपसंद अनासर जिनका ताल्लुक ज़ाफ़रानी पार्टी से है, मुख्तलिफ बहानों से आदिलाबाद की पुरअमन फिजा को मकदर करने की कोशिश करते हैं। आदिलाबाद की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने और अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश में रहते हैं। उन्होंने जुमेरात के रोज पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी दफ्तर भुगतापुर में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा है कि त्योहारों के मौके पर तमाम तबकात के लोग फुटपाथों पर कारोबार करते हुए अपनी अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उन्होंने कहा है कि दिवाली त्यौहार की मुनासिबत से आदिलाबाद शहर मुस्तकर के रेतू बाजार के सामने चंद मुस्लिम ताजरीन मुख्तलिफ किस्म के रंग फरोख कर रहे थे कि ज़ाफ़रानी जमात के शरपसंद अनासर ने एतराज किया और दुकानात को नुकसान पहुंचाया, सामान को फेंक दिया और मुस्लिम ताजरीन की रंगों की दुकानों को तहस नहस कर दिया। उन्होंने BJP पार्टी से वाबस्ता आदिलाबाद रुकन असेंबली पैल शंकर को याद दिलाते हुए कहा है कि रुकन असेंबली हर वक्त कहते हैं कि वो तमाम तबकात के रुकन असेंबली है और तमाम तबकात के लिए यकसा काम करते हैं। उन्होंने रुकन असेंबली से सवाल किया है कि रुकन असेंबली इस वाक़े में क्यों खामोश रहे हैं। 2 दिन हो गए, अभी तक इस वाक़े पर आपने एक मज़ाहमती बयान को क्यों जारी नहीं किया। उन्होंने कहा है कि आदिलाबाद की तमाम तबकात की सेक्युलर ज़हनियत रखने वाले कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात पेश आए जिससे कारोबार को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा है कि इस तरह की शरअंगेज़ी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त दफ़ात लगाकर जेल के सलाखों के पीछे डाले ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की हरकत न कर सके। उन्होंने कहा है कि अगर शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
نہیں ہوتی اور معمولی دفعات لگا کر ان کی ضمانت پر رہائی عمل میں آتی ہے تو اس سے شر پسندوں کو اور حوصلے ملیں گے، جس کی وجہ سے مستقبل میں عادل آباد کی پرامن فضا کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے محکمہ پولیس سے شر پسندوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آئندہ کوئی بھی شر پسند عناصر اس طرح کی شر انگیزی کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس موقع پر کونسلر شاہ نواز رحمان، نمائندہ کوآپشن ممبر محمد روہت، سابق ٹاؤن صدر سراج قادری، سینئر قائدین ڈاکٹر سلیم سید، عنایت چشتی، نعمت اللہ، الماس خان پٹھان، محمد ارشد کے علاوہ دیگر موجود رہے۔ آج سے 2 دن پہلے ریتو بازار کے سامنے جو لوگ روزمرہ کی زندگی جو ہر کاسٹ کے لوگ وہاں پر رہ کے سیزنلی، اب جیسا کہ کوکو گلال ہے اور جھاڑ کے پتے اور جو بھی تہوار میں کام میں آتا ہے ہمارے ہندو بھائی کے تہوار میں، یہ لوگ ہر ذات کے لوگ لا کر یہاں پر کاروبار کرتے ہیں۔ امبیڈکر چوک ہو، گاندھی چوک ہو، پنجاب چوک، ویسے ہی رام لیلا میدان کے پاس بھی کاروبار کر رہے تھے۔ کچھ شر پسند اور غنڈے جو زعفرانی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ عادل آباد کے ماحول کو اور اطمینان کو، سکون کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا جینور کے اندر اور آصف آباد، اب عادل آباد، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی سیکولر ذہن رکھنے والا، نہ ہی ہندو نہ ہی مسلمان، یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ عادل آباد میں فساد ہو اور ہمارا سکون ختم ہوئے، ہمارے کاروبار ختم ہوئے۔ کچھ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ لوگوں سے، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے میرا مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت ان کے اوپر کارروائی کی جائے اور ان کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے، اور کچھ دن اگر بیل نہیں ملے تو یہ لوگوں کی عقل بھی ٹھکانے آ سکتی ہے، نہ کہ ان کو پولیس اسٹیشن کے اندر بیل دے کر چھوٹے چھوٹے سیکشن لگا کر چھوڑے، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اگر کچھ چھوٹے سیکشن لگا کے اگر چھوڑ دیں گے تو ہونے والے وقت میں اور کچھ بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے عادل آباد کے پائل شنکر صاحب جو کہ بی جے پی کے ایم ایل اے ہے، ہمیشہ انہوں بولتے ہیں کہ میں ہر ذات کے ساتھ ہوں، ہر ذات کو لے کے چلتا ہوں، ہر ذات والوں کے ساتھ ہوں۔ تو پھر یہ آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا ایک بیان نہیں آیا، 2 دن ہو گئے آج تک۔ ہم وہی انتظار کر رہے تھے آپ سکون اور اطمینان بنانے کی ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے اور ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنے لگائیں گے بول کے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عادل آباد کے اندر اطمینان سے، سکون سے رہنا بول کے ہر ذات کے لوگ یہاں پر سوچ رہے ہیں، دلت، مسلمان، سیکولر ذہن رکھنے والے ہندو، ہر ذات کے لوگ یہاں پر عادل آباد میں ایک سکون سے، اطمینان سے اپنے کاروبار کرتے ہوئے اور سکون سے جی رہے ہیں لوگ۔ میرا پھر سے ایک بار پولیس ڈپارٹمنٹ سے مطالبہ ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا، کیونکہ ایسے لوگ عادل آباد کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے اوپر روڈی شوٹ لگائے اور ان پہ روڈی شوٹ اوپر کرے اور ان کو شہر بدر کرے۔ السلام علیکم۔ رکن قانون ساز اسمبلی سیف الدین بھٹ نے بڈگام میں جائزہ اجلاس میں شرکت کی۔ قومی کانفرنس کے MLA خان صاحب سیف الدین بھٹ کی طرف سے حکومت سازی کے بعد کھگ بڈگام میں جائزہ اجلاس میں شرکت کی اور لوگوں کی شکایت سنی۔ اس کے علاوہ میٹنگ میں SDM بیروا، تحصیلدار کھگ، BMO، ZEO، ایکسن RNB اور دیگر لائن افسران موجود تھے۔ اس جائزہ میٹنگ کے دوران سیف الدین بھٹ نے لائن افسران کے ساتھ تمام شکایت پر تبادلہ خیال کیا اور انہیں کھگ اور بڈگام کے لوگوں کی تمام حقیقی مطالبات کو پورا کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر سیف الدین نے کھگ اور بیروا کے ملازمین کو اور ان کے لوگوں کی ترقی اور بہتری کے لیے ان کے مثبت رویے کو سراہا۔ سیف الدین بھٹ نے مزید کہا ہے کہ وہ علاقے میں بڑے بڑے منصوبے لانے کے لیے کام کریں گے تاکہ علاقے کو بڑے پیمانے پر فوائد حاصل ہو، اور ایسے منصوبے علاقے میں لانے کے لیے بھی کام کریں گے جس سے سیاحت کو فروغ ملے اور علاقے میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو جائے۔ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے یہ جو جمہوری طریقے سے یہاں ایک جمہوریت قائم ہوئی۔ مجھے دن بہ دن پتہ چلتا ہے، آج میری یہ دوسری افسران کی ریویو میٹنگ تھی اس کھاگ ایریا کے افسروں کی، اور اس سے پہلے میں نے خان صاحب ایریا کی تھی۔ تو روز بروز مجھے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے کتنے مشکلات اور مسائل ہیں۔ جو 8 سالوں سے لوگ سفر کر رہے ہیں وہ آج باہر آ رہا ہے۔
वो मसले, वो मुसीबतें इतनी कि अभी देखो आप, सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू हुई है, अभी 8 घंटे हो गए चलती रही, और सब डिपार्टमेंट, लगभग हर किसी डिपार्टमेंट के साथ मैंने बात की, क्या है लोगों के मसाइल, और रिव्यू किया, प्रोजेक्ट्स कितने चल रहे हैं, कितने ऑनगोइंग स्कीमें हैं, किस किस डिपार्टमेंट में, चाहे वो एजुकेशन है, बिजली महकमा है, और सड़कें हैं, रोड डेवलपमेंट है, ब्लॉक है, हर किसी डिपार्टमेंट को, इरिगेशन, पेयची, सब, खासकर पानी का मसला यहाँ इशू था, इसमें खाक एरिया में। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असेंबली हल्का इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म आन जहानी इंदिरा गांधी कुर्बानी की पैकर है, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आन जहानी इंदिरा गांधी की 40वीं बरसी तकरीब श्रीनिवास रेड्डी प्रजा सेवा भवन में शानदार तरीके से मनाई गई। इस मौके पर श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों की हमरा आन जहानी इंदिरा गांधी की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि आन जहानी इंदिरा गांधी ने हमेशा मुल्क की यकजहती सालमियत के लिए काम किया। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी ने दहशतगर्दी पर आईनी कदम रखते हुए मुल्क में अमन और भाईचारे का तहफ़्फ़ुज़ किया है। कहा जाता है कि अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने बहुत से तारीखी फैसले किए। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी खवातीन के लिए अपने मुतल्लिक़ा शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए एक आइडियल है। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी की खिदमात को एक अज़ीम खातून के तौर पर याद किया जाता है, जिसने हिंदुस्तान की शान को पूरी दुनिया में फैलाया है। उन्होंने सबसे इंदिरा गांधी की ख्वाहिश के मुताबिक काम करने का मशवरा दिया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन संतोष लोक, प्रवीण रेड्डी, M.A. शकील, मोहम्मद कयूम, साबिक काउंसलर खलील खान, पोडी किशन, अशोक, सुधाकर गौर, भूजा रेड्डी, श्रवण नायक, राम रेड्डी, प्रभाकर के अलावा दीगर मौजूद रहे। దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయురాలికి ఘనమైనటువంటి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. దేశాన్ని ఐక్యతగా సమగ్రతగా ఉంచడం కోసం ఉగ్రవాదంపై ఉక్కుపాదం మోపి ఆ ఉగ్రవాదం చేతికే బలైపోయినటువంటి మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గారు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేసి పేదోళ్ళ బిడ్డగా, గరీబోళ్ళ బిడ్డగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. గొప్పగా నివాళులు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున, నాయకుల తరపున, శ్రేణుల తరపున ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరుగుతుంది. జై కాంగ్రెస్. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।